हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम के अंतर्गत हमारे द्वारा कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत पहला है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अर्थात व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। दूसरा द पेमेंट्स ऑफ वेजेज एक्ट 1936 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तीसरा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। चौथा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948। पांचवा द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारे द्वारा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत कुल 7 अध्याय और कुल 40 धाराएं हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में हमारे द्वारा अध्याय 1, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक और जिसके अंतर्गत कुल 2 धाराएं हैं, और धारा 1 के अंतर्गत इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं, और जिस पर हमारे द्वारा पिछले व्याख्यान में चर्चा की जा चुकी है। और साथ ही हमारे द्वारा धारा 2, जिसके अंतर्गत अधिनियम से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, और हमारे द्वारा पिछले व्याख्यान में धारा 2(a) के अंतर्गत समुचित सरकार की परिभाषा पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। आज के व्याख्यान में हम धारा 2 के अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, सबसे पहले है सेक्शन 2(a) माध्यस्थ। इसके अंतर्गत अधिनिर्णायक आता है। माध्यस्थ, जिसे विवाचक भी कहा जाता है, और विवाचक के अंतर्गत अंपायर सम्मिलित है। अब है सेक्शन 2(a)(a), जिसके अंतर्गत औसत वेतन अर्थात एवरेज पे को परिभाषित किया गया है। औसत वेतन से उन मजदूरियों का औसत अभिप्रेत है जो एक कर्मकार को दे है। औसत वेतन का तात्पर्य यहाँ औसत मजदूरी से है, इसलिए इस अभिव्यक्ति के लिए औसत मजदूरी का शब्द औसत वेतन से अधिक उपयुक्त होता। इस परिभाषा में किसी कर्मकार के औसत वेतन का हिसाब लगाने के लिए, चाहे उसके वेतन का भुगतान मासिक रूप से, साप्ताहिक रूप से या रोजाना किया जाता हो, एक पद्धति निर्धारित की गई है। औसत वेतन से उस मजदूरी का औसत अभिप्रेत है जो कर्मकार को पहला ऐसे कर्मकार की दशा में जिसे मासिक संदाय किया जाता है, उन 3 पूरे कैलेंडर मासों में अर्थात 3 कैलेंडर मास में दे पूरी मासिक मजदूरी का औसत। दूसरा
ऐसे कर्मकार की दशा में जिसे साप्ताहिक संदेह किया जाता है, उन 4 पूरे सप्ताहों में अर्थात पूरे 4 सप्ताहों में दे साप्ताहिक मजदूरी का औसत। तीसरा, ऐसे कर्मकार की दशा में जिसे दैनिक संदेह किया जाता है, उन पूरे 12 कार्य दिवसों में संदेह थी, जो उस तारीख के पूर्ववर्ती हो जिस तारीख को औसत वेतन संदेह हो जाता। यदि उस कर्मकार ने यथास्थिति पूरे 3 कैलेंडर मास तक या 4 पूरे सप्ताह तक या 12 पूरे कार्य दिवस तक काम किया है और जहां की ऐसी गणना नहीं की जा सकती, वहां औसत वेतन की गणना उस मजदूरी के औसत के रूप में की जाएगी जो कर्मकार को उस कालावधि के दौरान संदेह थी जिसमें उसने वास्तव में काम किया। अर्थात उपरोक्त 3 अवधियों में कोई भी अवधि उस तिथि से पूर्व की होनी चाहिए जिस पर कि वेतन देय हो जाता, बशर्ते कि उस कर्मकार ने उस अवधि के भीतर कार्य किया हो। जहां औसत मजदूरी का हिसाब लगाना संभव नहीं है क्योंकि उस कर्मकार ने वांछित सेवा नहीं की है, तो औसत मजदूरी का हिसाब उस अवधि के आधार पर लगाया जाएगा जबकि उस कर्मकार ने वस्तुतः कार्य किया है। अब है सेक्शन 2B, जिसके अंतर्गत अधिनिर्णय अर्थात अवार्ड की परिभाषा बताई गई है। अधिनिर्णय, जिसे पंचाट भी कहा जाता है, अधिनिर्णय से किसी औद्योगिक विवाद के या तत्संबंधी किसी अन्य प्रश्न के संबंध में किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा किया गया अंतरिम या अंतिम अवधारण अभिप्रेत है और धारा 10 के अधीन किया गया मध्यस्थम पंचाट इसके अंतर्गत आता है। अगली परिभाषा है सेक्शन 2C के अंतर्गत बोर्ड। बोर्ड से इस अधिनियम के अधीन गठित सुलह बोर्ड अभिप्रेत है। अधिनियम की धारा 2C कहती है कि बोर्ड से इस अधिनियम के अधीन गठित समझौता बोर्ड अभिप्रेत है। इस प्रकरण में कोई बड़ी अभिव्यक्ति प्रयोग करने के स्थान पर केवल एक शब्द बोर्ड का प्रयोग किया गया है, जिससे वही अर्थ अभिप्रेत है जो कि समझौता बोर्ड से माना जाता है। अगली परिभाषा है सेक्शन 2C के अंतर्गत बंदी या क्लोजर अर्थात समापन। बंदी से किसी नियोजन का स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी रूप से बंद किया जाना अभिप्रेत है। अब है सेक्शन 2D, जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी, जिसे समझौता पदाधिकारी भी कहा जाता है, की परिभाषा दी गई है। सुलह अधिकारी से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सुलह अधिकारी या समझौता पदाधिकारी अभिप्रेत है। अब है अगली परिभाषा सेक्शन 2E के अंतर्गत सुलह कार्रवाई या समझौता कार्रवाई। सुलह कार्रवाई से किसी सुलह अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्रवाई अभिप्रेत है। अब है सेक्शन 2EE, जिसके अंतर्गत नियंत्रित उद्योग को परिभाषित किया गया है। नियंत्रित उद्योग से कोई ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। इसलिए नियंत्रित उद्योग में एक ऐसा उद्योग निहित है जो कि संघ अर्थात केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन है, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं। किसी उद्योग को नियंत्रित उद्योग बनाने के लिए केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि वह केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन हो, अपितु उसे अवश्य ही किसी
केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत ऐसा घोषित होना चाहिए कि उस पर संघ का नियंत्रण रहेगा और यह है कि केंद्रीय सरकार का ऐसा नियंत्रण लोकहित में इष्टकर होगा। अब है सेक्शन 2F, जिसके अंतर्गत न्यायालय अर्थात कोर्ट को परिभाषित किया गया है और न्यायालय से इस अधिनियम के अधीन गठित जांच न्यायालय अभिप्रेत है। अगली परिभाषा है सेक्शन 2G के अंतर्गत नियोजक की परिभाषा। अधिनियम की धारा 2G के अनुसार नियोजक शब्द का अर्थ उन उद्योगों के संबंध में किया गया है जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा या प्राधिकार के अंतर्गत चलाए जाते हैं। नियोजक से पहला केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए गए उद्योग के संबंध में इस निमित्त विहित अधिकारी या जहाँ की कोई प्राधिकारी विहित नहीं है वहाँ विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है। दूसरा, किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से चलाए गए उद्योग के संबंध में उस पदाधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है। अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार द्वारा संचालित उद्योग के संबंध में नियोजक से तात्पर्य इस संबंध में विहित प्राधिकारी से है और जहाँ कोई प्राधिकारी विहित नहीं है वहाँ विभाग का अध्यक्ष। इसलिए किसी उद्योग के संबंध में जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या उसके प्राधिकारी के अधीन चलाया जा रहा हो, नियोजक से स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अभिप्रेत है। इसलिए नियोजक का तात्पर्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से ऐसे उद्योगों के संबंध में है जो क्रमशः उनके द्वारा या उनके प्राधिकारी के अधीन संचालित किए जाते हैं। अब अगली धारा है सेक्शन 2GG, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव को परिभाषित किया गया है। कार्यपालिका से किसी व्यवसाय संघ के संबंध में ऐसा निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिसे व्यवसाय संघ के कार्यकलाप का प्रबंध सौंपा गया हो। अगली परिभाषा है सेक्शन 2J, उद्योग अर्थात इंडस्ट्री। उद्योग से नियोजकों का कोई भी कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है और कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उप व्यवसाय इसके अंतर्गत आता है। यह परिभाषा दो भागों में है। प्रथम भाग के अनुसार उद्योग से नियोजकों की कोई भी कार्रवाई, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है और दूसरे भाग के अनुसार उद्योग में कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या व्यवसाय शामिल है। यह धारणा कि उद्योग सामान्यतया वह है जिसका निर्माण अथवा उपक्रम नियोजक करता है, धीरे धीरे समाप्त हो रही है और इसके स्थान आधुनिक अवधारणा ले रही है जिसके अनुसार उद्योग को नियोजकों और कर्मकारों दोनों के संयुक्त प्रयास से संचालित उद्यम माना जाता है। उद्योग की परिभाषा को दो भागों में मानना भी उचित नहीं है। इस परिभाषा को समग्र रूप से पढ़ने पर स्पष्ट है कि यह एक सामूहिक उद्यम है जिसमें नियोजक और कर्मकार दोनों ही सहभागी हैं। इसका अस्तित्व न तो केवल नियोजकों और न केवल कर्मकारों के कारण है। उद्योग तभी अस्तित्व में आता है जब नियोजकों और कर्मकारों में सहयोग होता है
और जिसके परिणाम स्वरूप नियोजक कोई कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण अथवा आजीविका में लगता है और कर्मकार आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प अथवा औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय करता है। अतः एक ऐसा उद्यम होना चाहिए जिसमें नियोजक उपयुक्त व्यवसाय करे और उस हेतु कर्मकारों को नियोजित करे। उपक्रम का अर्थ व्यापक उपक्रम का अर्थ अत्यंत व्यापक है। अतः किसी उपक्रम को उद्योग कहे जाने हेतु यह आवश्यक है कि इसे कोई व्यवसाय या कारोबार के सदस्य होना चाहिए। औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा उद्योग की संशोधित परिभाषा दी गई है। उद्योग से ऐसा व्यवस्थित क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो किसी नियोजक और उसके कर्मकारों, चाहे ऐसे कर्मकार को ऐसे नियोजन ने सीधे या किसी अभिकरण जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी है द्वारा या उसकी मार्फत नियोजित किया हो के बीच सहकारिता से किया जा रहा हो और जो मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं की जो केवल आध्यात्मिक या धार्मिक प्रकृति की आवश्यकताएं या इच्छाएं न हो पूर्ति के लिए माल के उत्पादन, प्रदाय या वितरण या सेवाओं के लिए है। भले ही पहला ऐसे क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए किसी पूंजी का विनिधान किया गया हो या नहीं, या दूसरा ऐसा क्रियाकलाप कोई अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के हेतुक से किया जा रहा हो या नहीं, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है। ए डाक कर्मकार नियोजन का विनियमन अधिनियम 1948 की धारा 5 के अंतर्गत स्थापित डाक श्रम बोर्ड का कोई क्रियाकलाप। बी किसी स्थापन द्वारा किया जाने वाला विक्रय संवर्धन या कारोबार या दोनों से संबंधित कोई क्रियाकलाप, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। पहला, कोई कृषिक संक्रिया ऐसी कृषिक संक्रिया के सिवाय जहां वह किसी अन्य क्रियाकलाप ऐसा क्रियाकलाप जो इस खंड के पूर्वोक्त उपबंधों में निर्दिष्ट है के साथ समेकित रीति से की जा रही हो और ऐसा अन्य क्रियाकलाप प्रदान हो। स्पष्टीकरण, इस उपखंड के प्रयोजन के लिए कृषिक संक्रिया के अंतर्गत बागान श्रम अधिनियम 1951 की धारा 2 के खंड 6 में यथा परिभाषित बागान में किया जा रहा कोई क्रियाकलाप नहीं है। या दूसरा, अस्पताल या औषधालय, या तीसरा, शैक्षणिक वैज्ञानिक अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थाएं, या चौथा, किसी पूर्त सामाजिक या परोपकारी सेवा में पूर्ण या पर्याप्त रूप में लगे हुए संगठनों के स्वामित्व में या उनके प्रबंधन के अधीन संस्थाएं, या पांचवा, खादी या ग्रामोद्योग, या छठा, सरकार के प्रभुत्व संपन्न कृत्यों से संबंधित सरकार का कोई क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उन विभागों के सभी क्रियाकलाप हैं जो रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष संबंधी कार्य कर रहे हैं, या सातवां, कोई घरेलू सेवा, या आठवां, कोई क्रियाकलाप जो एक ऐसी वृत्ति हो जिसे कोई व्यष्टि या व्यष्टियों का निकाय करता है, यदि ऐसी वृत्ति के संबंध में व्यष्टि या व्यष्टियों के निकाय द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या 10 से कम है, या नौवां, कोई क्रियाकलाप जो ऐसा क्रियाकलाप हो जिसे सहकारी सोसाइटी या क्लब उसी प्रकार के
व्यष्टियों के निकाय द्वारा किया जा रहा है यदि ऐसे क्रियाकलाप के सहकारी सोसाइटी क्लब उसी प्रकार के व्यष्टियों के निकाय द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या 10 से कम है। इस प्रकार औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा उद्योग की एक नई परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में उद्योग शब्द के विभिन्न प्रकार के किए निर्वचनों से उत्पन्न परस्पर विरोधी न्यायिक विनिश्चयों के प्रभाव को समाप्त करती है। परस्पर विरोधी न्यायिक विनिश्चयों के कारण उद्योग शब्द का सही अर्थ समझ पाना कठिन हो गया था। अंततः बंगलौर वाटर सप्लाई बनाम ए राजप्पा 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कई पूर्ण निर्णयों को अधिभावित करते हुए उद्योग शब्द का अर्थ काफी सीमा तक सुनिश्चित करने का प्रयास किया। संशोधित परिभाषा मूल रूप से उच्चतम न्यायालय के इसी वाद में व्यक्त विचारों पर आधारित है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा की गई। धन्यवाद।